प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त जितनी भी सियासी बयानबाजी हो रही है बिलखुसूस अपोजिशन की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जानिब से, उसके नतीजे में एक ही सवाल जहन में पैदा होता है और वो ये कि अपोजिशन की इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है क्या। आज फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक तरफ तो अपोजिशन को बिखरी हुई अपोजिशन करार दिया है और दूसरी तरफ उन्होंने उन्हें दावत भी दी है कि आइए जो हम रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, बिलखुसूस इलेक्शन रिफॉर्म्स, आप उन पर बैठकर हमारा साथ दीजिए, हमारा हिस्सा बनिए, हम अपोजिशन को करीब करना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पर ज़रा ज़्यादा तनकीद की है और कहा है कि आपका काम ही नहीं है कि आप सियासत करें। PMLN और पीपल्स पार्टी पर भी फर्दन तनकीद की है, लेकिन साथ ही उन्हें मुज़ाकरात की दावत भी दी है। एक तो हम आज प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे और ये सवाल रखेंगे कि अपोजिशन की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इस वक्त क्या है, आइंदा 6 महीने के लिए क्या है, अगले 1 साल के लिए क्या है, और इलेक्शन तक के लिए वो जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि हुकूमत में हर शख्स करप्ट है, यानी करप्शन का बयानिया जो इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया था और उसमें वो कामयाब रहे थे, क्या ये बयानिया अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कामयाबी से बनाया जा सकेगा कि ये पूरी हुकूमत करप्ट है और करप्शन हो रही है? एक तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और दूसरा एक अहम मौजू, एक अफगानिस्तान के हवाले से हम पहले भी पिछले हफ्ते प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन अब एक बयान जो है वो पहले अशरफ गनी की तरफ से, उसके बाद फिर अफगानिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं हमदुल्ला मुहिब, उनकी तरफ से ये दिया गया कि और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रही है, यहाँ से उनको ठिकाने मिल रहे हैं, यहाँ से उनको माली मदद मिल रही है और उनसे तालिबान से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये जो एक इल्ज़ाम है जिसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिस्पॉन्ड करते हुए उसे बेहुदा इल्ज़ाम करार दिया है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के इस जवाब के से लगता है कि इस बयान को बहुत संजीदा तरीके से पाकिस्तान ने लिया है। इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। मैं तारुफ कराता हूँ मेहमानों का जो मेरे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बरेलवी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे प्रोग्राम में सलीम बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बरेलवी साहब आपसे शुरू करते हुए, और मैं आपको एक जो आज फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन के हवाले से बयान दिया है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि तिनकों की तरह ये बिखरी हुई अपोजिशन है। ज़रा सुनवाइए जी, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का आपस का झगड़ा ख़त्म हो तो फिर PMLN को फैसला करे कि उनकी आखिर पॉलिसी क्या। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब का और अदी फरियाल की पॉलिसियाँ आपस में जुड़ी तो फिर वो फैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है, और फिर जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फिर फजलुर रहमान साहब की समझ आएगी कि वो क्या चाहते हैं। तिनकों की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती, लिहाजा मौलाना साहब को अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। वो नकाब वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन की इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है क्या? हेलो, मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी मुजाहिद अली साहब आपसे। देखें, एक तो यहाँ औरिया मकबूल जान साहब और अरशाद आरिफ साहब और हमारे जो है सलीम बुखारी साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, और ये जो वज़ीरों के बयान पर हम लोग तबसरे करें, तजिए करके वक्त ज़ाय करें, सुबह शाम कुछ देते हैं, शाम को कुछ देते हैं। खुद फवाद चौधरी साहब का ये बयान कितना ऑथेंटिक है, 4 पार्टियां बदल चुके हैं। तो सॉरी टू से मेरा ये ख्याल ये है कि मैंने कहा ना, इतने सीनियर लोगों से ये पूछना है साहब, ये आप फवाद चौधरी साहब ने कहा है, फवाद चौधरी साहब के बयान पर तबसरा ना करें, लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह पर है ना। फवाद चौधरी मिनिस्टर हजरात, लेकिन मिनिस्टर हजरात तो आज हर मिनिस्टर का बयान ले लें, सुबह से शाम तक ये लोग शुरू हो जाते हैं, या अपोजिशन को ले लें। अब आप कहेंगे जी एहसान इकबाल ने ये कहा है तो आपका क्या ख्याल है? अरे भाई फाकान अब्बास की बात है, तिनकों की तरह बिखर गई है। तो जनाब PTI कौन सी, मतलब तहरीक इंसाफ पे अगर हम गुफ्तगू कर लें तो जनाब वो जहांगीर तरीन का बयानिया, हर वजीर एक नया बयान देता है। तो मेरा ये कहना यह है कि हुकूमत या अपोजिशन के बयानों पर हम लोग जो लगा दिए जाते हैं या लग जाते हैं,
आज पीडीएम में नहीं बेरे साहब, मेरा सवाल जो है ना वो इस बयान से जुड़ा हुआ नहीं है। आप इसे संजीदा बात है। मैं इसे बेरे साहब, मेरा सवाल अपनी जगह पर अलग से आप उसको लीजिए। और सवाल यह है कि ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी आपको क्या नजर आती है? ऑपोजिशन की कोई स्ट्रेटजी है भी या नहीं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? क्योंकि 6-8 महीने पहले हमने सुना था कि ये ऑपोजिशन हुकूमत को घर भेज रही है, कभी इस्तीफे दे रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इस वक्त क्या ये वाकई बिखरी हुई है या आपके ख्याल में स्ट्रेटजी है इनके पास? नहीं चले, आप सवाल करना आपका बजा हक है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इतने सीनियर लोग बैठे हो ना, तो ये जो एक नौजवान जो अभी सियासत के नौआमूज जो 4 पार्टी बलते हैं, उनके बयान पर अगर मैं कोई तबसरा करूं तो मुझे तो खैर मैं भी बड़ा रिस्पेक्ट है उनकी एज इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं उसकी अहमियत नहीं देता। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि जनाब ये जो एक अपोजिशन जो 16 अक्टूबर को यकीनन बनी थी, और उस वक्त मौलाना की खुशी दीदनी थी कि दाएं एक तरफ मरियम बीबी और बाएं तरफ बिलावल खड़े थे, और फिर लॉन्ग मार्च, और वो आगे मार्च में बल्कि अप्रैल में इस हुकूमत को जाता हुआ देख रहे थे। तो उनको ये नहीं हजरत मौलाना साहब को ये नहीं इल्म था कि जनाब नून लीग का मौलाना का तो एक तो ज़ाती इंतकाम है कि अपने हल्के से निकाले गए, बल्कि अपने सूबे से निकाले गए। नून लीग का ये मतलब ये है कि अगर उन्हें कोई चोर और डाकू भी कह देना कि आइए मिलकर जो है इस्लामाबाद से खान साहब को निकाल दो, तो ये उनके साथ भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीस पार्टी की है, बल्कि सिंध में हुकूमत है, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है पीस पार्टी, चाहे आप जितना भी आप इख्तलाफ करें। आसिफ जरदारी साहब को पता है और जो उनके मफादात हैं कि उनकी सियासत के लिए, उनके सूबे के लिए, उनके अपनी फैमिली के मुस्तकबिल के लिए, उनके ज़ात के लिए वन नजरवे इस्टेब्लिशमेंट से जो है मुफाहमत के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते जब उन्हें ज़रूरत होती है। और आप ये देखिएगा, इसका आगाज़ हुआ था जब सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी, जरदारी साहब काम आए थे, और एक तरफ आपको याद होगा कि एक तरफ कुद्दूस गंजो बैठे थे, एक मुराद अली शाह बैठे थे, 2 सूबे उनके मुट्ठी में थे। फिर जब संजरानी ये कहाँ से आ गए, ये बाब असल ये पैदा करदा भी हमारे मोहतरम आसिफ जरदारी साहब के थे। तो ये जो नून लीग और मौलाना के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये तो बेचारे अपोजिशन करेंगे ही। लेकिन पीपल्स पार्टी को समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी के बगैर जेन्युइन अपोजिशन बन नहीं सकती थी, पीपल्स पार्टी के बगैर वो एक बड़ी लड़ाई लड़ नहीं सकते थे, और इसीलिए उनकी कोशिश थी कि इनको शामिल कर लें। लेकिन मैंने कहा ना कि जरदारी साहब और उनकी पार्टी बड़ी जांदाद थी, और उन्होंने वहां उन्हें छोड़ दिया कि आज अपोजिशन नाम की वाकई बिखरी हुई तिनकों की तरह पार्टी ये नजर आती है। ठीक है, चलें, आपने इत्तेफाक तो कर लिया फवाद चौधरी साहब से। मेरे साथ सायरा अफजल तारड़ साहब मौजूद हैं, मैं उनके पास आता हूँ, फिर मैं सलीम बुखारी साहब के पास आता हूँ। सायरा साहब, बहुत शुक्रिया। 2 बातें मैं आपसे, एक तो फवाद चौधरी साहब के इस तज्जिए पर या तबसरे पर आप अगर कमेंट करना चाहें। वो कहते हैं कि जी ऑपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है, और वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ की पॉलिसी मरियम साहबा से मैच नहीं कर रही, बिलावल की पॉलिसी जो है वो उनकी फूफो से मैच नहीं कर रही, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बिल्कुल सियासत के लायक रहे नहीं हैं। तो ऑपोजिशन के पास कोई कलेक्टिव स्ट्रेटजी है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि किसी की पॉलिसी किसी से मिल रही है या नहीं, लेकिन हुकूमत की जो हालत है ना, अगर हम तिनकों की तरह बिखर गए हैं तो फिर इनका मसला क्या है? ये क्यों 24 में से 25 घंटे हम पे सर्च करते हैं? अगर मरियम नवाज की पॉलिसी शहबाज साहब से फर्क है या बिलावल की अपनी फुफ्फो से फर्क है, इनकी तो एक होनी चाहिए ना। ये अपनी फिक्र करें। हर रोज एक नया ग्रुप सामने आता है और ये ब्लैकमेल होते हैं। और आप अगर प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, जब उन्होंने ये कहा कि मुझे अपोजिशन पे तरस आता है, इनफैक्ट उनको अपने आप पे आ रहा था। आप गौर करें कि वो कहते जा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं। उनकी हालत ये है कि आम आदमी जो है ना वो झोलियां कर करके बद्दुआएं दे रहा है। और जो एक इन्होंने झूठे आदादो शुमार दे के कौम को बेवकूफ बनाया कि मईशत बेहतर हो रही है, इंटरनेशनली हमारा जो है वो हो गया, उसका पोल भी और कली मुस्लिम लीग नून ने खोल दी। 96% से लेके 100% इजाफा हुआ है महंगाई में, हर चीज में। हम तो चोर थे, हम तो डाकू थे। हम इनसे सवाल करते हैं कि हमारे जमाने में बिजली का यूनिट कितने रुपए फी यूनिट था और इनके जमाने में कितना? वो आपको कल शौकत तरीन साहब ने बताया था ना कि जो सागदार साहब की पॉलिसी थी उसकी वजह से 20 अरब डॉलर का वो करंट अकाउंट डेफिसिट देकर गए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को। देखें जी, अगर हमने डेफिसिट दिया ना तो हमारा तो नजर आ रहा है हमने क्या किया है। हमने वोटर जेल से जाल बिछाए, हमने एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए, हमने डैम्स लगाए, और ये होता है पूरी दुनिया में। आप कर्जा लेके ही अपनी डेवलपमेंट करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा हंसी उस वक्त आती है जब ये कहते हैं कि पीडीएम का शिराजा बिखर गया, डूबती कश्ती। भाई डूबती कश्ती है तो डूबने दें। आप क्यों सारा वक्त आपको इसकी कश्ती की फिक्र है?
बकौल उनके अगर हमने तो खुद ही डूब जाना है, तो फिर आप मुझे बताएं, क्या हुकूमत में रह के एक वजीर जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आ जाता है। सही है। क्या सलीम बुखारी साहब, आपके ख्याल में दो चीज़ों पे जो है वो दो में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो ऑपोजिशन मिलकर हुकूमत को घर भेज दे, या फिर ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ मिल बैठे और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करे, या फिर दोनों चीज़ें ही होती दिखाई नहीं दे रही आपको? बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। पहली बात तो ये है कि मैं हवाला देना चाहता हूँ इमरान खान साहब के एक बयान का जो 2 या 3 दिन पहले था, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये अपोजिशन ठीक खेलती तो मेरी हुकूमत अब तक गिर चुकी होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये अपोजिशन, जिसको हम पीडीएम के नाम से जानते हैं, अगर इसमें हिस्से बखरे ना होते, पीपल्स पार्टी एनपी इससे अगर निकली ना होती, तो प्रेशर तो फील प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे थे और बाकी भी हमने देखा उस दौर में। अगर आप वापस चले जाएं जब जलसे और जुलूस हो रहे थे, तो ये कहना कि हुकूमत पर कोई दबाव नहीं था या जो मुक़्तदर हल्के हैं उन पर कोई दबाव नहीं था, तो ये मानने वाली बात नहीं है। प्रेशर मौजूद था। इसीलिए मेरे ख्याल से जब से तशरीफ लाए बाहर जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो मुसलसल इस कोशिशों में हैं कि ये एनपी और पीपल्स पार्टी किसी तरह से अगर पीडीएम के फोल्ड में वापस आ जाए तो वो प्रेशर जिसकी जरूरत है हुकूमत पर डालने की, वो डाला जा सकता है। वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन माजी में आप देख लीजिए, जिसने भी गलती की कि अपोजिशन को कमजोर समझा, वो चाहे जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे जिनके खिलाफ यानी पीएनए बनी थी, या बेनजीर थी जिनके खिलाफ आईजीआई बनी थी, तो सजा तो उन्होंने भुगती है इस गलती की कि वो अपोजिशन को कमजोर समझे। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब की जितनी भी अच्छी इंटेंशन हो, जिसके नतीजे में उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अपोजिशन उनकी ये बात इसलिए नहीं मानेगी कि अगर तो उनका ख्याल ये है कि आके आप इंतखाबी इस्लाहात के नाम पे ई वोटिंग मशीन्स को अप्रूव कर दें, तो ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन करने जा रही है। अगर आपको याद हो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में से, दोनों में से नून लीग का तो ये स्टांस बहुत पहले सामने आ गया था, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि किसी से कोई बात नहीं होगी, हुकूमत के किसी कारिंदे से, अहलकार से बात नहीं होगी। इसी तरह उन्होंने बाकी हल्के, जो दीगर मुख्तलिफ हल्के हैं, उनके हवाले से भी अपनी पार्टी को बाकायदा इंस्ट्रक्ट किया था कि नोबडी विल टॉक टू नोबडी। अब उसमें एक तब्दीली आई है कि जो ग्रैंड अलायंस नेशनल रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दे दिया है कि आप इसमें प्रोसीड करें, जो मैं समझता हूं कि एक अच्छा ओमन है। अगर इसको इसी स्पिरिट में समझ के हुकूमत कैश ऑन करना चाहे इस पर, लेकिन अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक, जो अभी बीबी भी जिक्र कर रही थी, अगर आपने अपोजिशन बैशिंग करनी है तो फिर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो आपके साथ बैठ के आके कभी भी बात नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिए जो रिजल्ट है इसका, कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई है नेशनल असेंबली में, कोई लेजिस्लेशन ढंग की नहीं हुई है पंजाब असेंबली में, इसलिए कि वहां की जो हुकूमतें हैं वो फर्जाइल फुटिंग पर खड़ी हुई हैं। और जिस असेंबली में, हाउस में 3 साल तक कोई लेजिस्लेशन ढंग की ना हो, उसके क्रेडिबिलिटी के बारे में आप और मेरे साथी जो साथ बैठे हैं वो खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल यह है, मैं अपनी आखिरी जुमला अगर आप इजाजत देंगे, कि अगर आपने संजीदा डायलॉग करना है अपोजिशन के लिए, तो ये जो हालात हैं आजकल के, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये साहब, क्या हुकूमत के खुश होने और खुश रहने के लिए ये काफ़ी है कि ऑपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है और वो हुकूमत को घर नहीं भेज सकती, या वो कुछ नहीं कर सकती, किसी जोगी नहीं है, हुकूमत के खुश होने के लिए ये काफ़ी है? देखिए, पहली बात तो यह बात बुखारी साहब ने ठीक की है कि अपोजिशन कितनी भी छोटी सी कमजोर क्यों ना हो, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त आपसे कोई भी बड़ी गलती हो सकती है और वो बड़ी गलती जो है लोगों को मुत्तहद कर सकती है, और ये ऐसा होता है। और जुल्फकार अली भुट्टो की अपोजिशन को देखें तो जुल्फकार अली भुट्टो से बहुत छोटी सी गलती हुई थी कि उसने 4-5 सीटों पर ओवर कॉन्फिडेंस न दिखाते हुए उसके लोगों ने गलत मशवरा दिया कि तुम लोग बिला मुकाबला जीत जाओ, और उस बिला मुकाबला जीतने की एक ऐसी सूरत हाल फैलता हुआ, एक ऐसी हवा उखड़ी कि उस हवा फिर दोबारा जम नहीं सकी, और आप देख लें कि क्या सूरत हाल हो गई। यही बात है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि अपोजिशन कमजोर है, अगरचे के बहुत कमजोर है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी वीक अपोजिशन इस तरह कभी नहीं देखी जितनी अब देखी है। उसकी 2-3 वजूहात है। उसकी वजह यह है कि उसमें एक अपोजिशन ऐसी है जिसके पास एक हुकूमत है। इसी अपोजिशन जो थी, जो मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन थी उस वक्त जब मुशर्रफ उसके ऊपर इक़्तिदार था और इक़्तिदार का एक लालच मौजूद था, वो अपनी केपीके की हुकूमत को नहीं छोड़ सकते थे। कुछ भी नहीं हो सका, कुछ नहीं कर सके। आप अंदाजा करें कि वर्दी की
उसका इलेक्टोरल कॉलेज खत्म हो सकता था। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी चंद माह की केपीके की गवर्नमेंट बनाई और इलेक्टोरल कॉलेज ने खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सके। तो एक तो पूरी बात है कि पीपल्स पार्टी आप कुछ कर ले, कोई भी कभी भी सिंध की गवर्नमेंट को सैक्रिफाइस नहीं करेगी। ये इनको पहले दिन से रियलाइज करना चाहिए था। ये था कि उनको अपने क्राउड के बारे में पूछना चाहिए। देखो क्राउड किस किस्म का है। गुजरांवाला जलसे से लेके आगर तक, जलसा बड़ी अच्छी चीज होती है, बहुत खूबसूरत चीज, लेकिन जलसे को एक मोमेंटम में कन्वर्ट करना और उसको एक मूवमेंट का हिस्सा बनाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी अहम तरीन चीज जो बार बार मैं कहता हूं कि बुनियादी तौर पर हदफ नहीं था। हदफ के बारे में ये कहा जाता है कि हम वहां चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि अपना कोई गवर्नमेंट के अंदर कुछ ये तब्दीली, हम चाहते हैं अदारों की मुदाखलत जो है किसी हद तक खत्म कर दे। वो कौन करेगा, कौन उसको रिश्वत देगा, क्या कोई बाहर से मुल्क आके बैठेंगे वो करेंगे, क्या कौन सा कानून बनाएंगे, क्या आइन वहां मौजूद नहीं है, अगर आइन मौजूद है तो क्या वो मानेंगे कि हम उसके अंदर मुदाखलत करते हैं, आप अपनी पार्टी की कैसे तरबियत करके रोके। ये ऐसी चीजें थी जिसने अपोजिशन को इकट्ठे नहीं होने दिया। अपोजिशन बुनियादी तौर पर डिक्टेटरशिप में इकट्ठा हुआ करती है, वरना तो हर बंदा जो है उसको धड़कन लगी होती है कि अगले जमाने इलेक्शन में उसकी क्या पोजीशन होगी, उसने कितने काम करने हैं, कितनी स्कीमें बनानी। एक तो ये चीज है। दूसरा मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का इम्तिहान शायद अब शुरू हुआ है, और मैं कल भी शायद कहीं कहा था कि इमरान खान साहब के पहले तो आप कहते कोविड है, ये है, वो है, फिर फिस्कल स्पेस है, अब उनके पास फिस्कल स्पेस बाकी आई है और वो नजर आता है। तो आप कहीं भी कितना देखिए, अब 2-2.5 साल से हमारा मीडिया जो था वो बहुत खिलाफ बोल रहा था, इकोनॉमिकली सूरत। आज मीडिया जो है उस खुद टोन डाउन हुआ, मीडिया को नजर आ रहा है कि इमरान खान की पॉलिसी से शायद ना आया हो, लेकिन ओवरऑल उनको एक नेचुरल सपोर्ट मिली है, कोविड की सपोर्ट मिली। बांग्लादेश बंद हो गया, इंडिया बंद हो गया, आपके माल बिकना शुरू हो गया, जो रेमिटेंसेस की सूरत हाल बनी, बॉन्ड आपके सूरत हाल, सारा कुछ। अब इससे क्या करते, पहली दफा पता चलेगा कि क्या इमरान खान साहब प्रो पुअर पॉलिसी बनाते हैं कि नहीं बनाते, क्या वो महंगाई पे कंट्रोल करते हैं कि नहीं। देखिए महंगाई में भी 2 चीजों को कंट्रोल करना होता है, बाकी चीजें चलती रहती हैं। नंबर 1 फूड ग्रेन और नंबर 2 यूटिलिटी। इन दोनों के ऊपर अगर इस बजट में अगर वो कंट्रोल न कर सके तो फिर इमरान खान साहब अपनी किस्मत के फातिहा पढ़ लें। मुजाहिद रेवनी साहब, हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के इब्तिदा में 2 बयानियां था कि जी इकॉनमी तबाह कर दी और ये जो हुकूमत है ये जाली वोटों पर आई हुई है, जाली हुकूमत है, सिलेक्टेड है। और अब एक तीसरा बयानिया हम कुछ अर्से से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन कह रही है कि जी ये हुकूमत जो है ये करप्ट है, इसने बहुत ज़्यादा करप्शन की है। अब ये करप्शन का बयानिया जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत के खिलाफ बनाया था, पिछली हुकूमत के खिलाफ, और फिर उसका फ़ायदा भी इंतखाबात में उठाया। आपके ख्याल में क्या हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन ये जो करप्शन का बयानिया है ये कामयाबी से बना पाएगी अगले इलेक्शन तक, और अगला इलेक्शन में वो इस हुकूमत को करप्ट साबित करते हुए इसका फर्क अपने इलेक्टोरल रिजल्ट्स में फर्क डाल सकेगी इस बुनियाद पर? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को पूरे 5 साल मिले थे, 2008 से 13 और 2012, और ये एक हो गए। एक से मैं करता हूं, इस 10 साल के दौरे इख्तिदार में आज सूरत हाल ये है कि जनाब 2.25 करोड़ बच्चे तो आपके स्कूल ही नहीं जाते जनाब। इनसे ये कोई सवाल नहीं करता कोई। इनसे ये पूछिए कि गुर्बत से लकीर के जो नीचे लोग जो थे, जो अब तो खैर कोरोना में बढ़ गए, जो 8 करोड़ से यानी जो 1 डॉलर था, उनमें आपने कितनी कमी करी। आपने जो आज जो लोड शेडिंग का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, यानी मैं जो अगर लाइन बना करूं, इन्हें पूरे 5 साल मिले। जब इन दोनों ने 10 साल पूरे कर लिए हैं तो आपको क्या जल्दी है कि खान साहब को जो है वो जरूर रिपीट लें। ये अगर इन्होंने 3 साल इनके गुजर गए, ये हुकूमत कैसी रही है, कुछ रही है, अब मेरा ख्याल अगला साल इलेक्शन का शुरू हो जाएगा और इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। बहरहाल केपी में उन्होंने एक बार नहीं दूसरी बार हुकूमत की है, डिलीवरी की, और अब इस वक्त ये लगता है कि शायद तीसरी बार भी गवर्नमेंट करे। मैं सिर्फ भी कह रहा हूँ कि कम से कम लोग नून लीग और शरीफ जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, जिनका बेसिक मसला उनके माली मफादात हैं, उनकी दौलत नहीं ले, और आज तक इमरान खान 1 पैसा नहीं ले सके, ना वो देंगे। उनके ना कोई सियासी नजरियात हैं, ना सियासी मवादात हैं, माली मवादात हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। इनका चैप्टर मुस्तक़बिल में ख़त्म हो गया। पीडीएम का रिवाइवल नहीं होना, अपोजिशन 2023 में इलेक्शन साथ नहीं लड़ेगी, कमोवेश यही सूरत हाल होगी। तो इसमें तो वादे तौर पर समझता हूँ कि कम से कम लोग दोबारा नून लीग और पीपल्स पार्टी को उस तरह वोट नहीं देंगे जिस तरह इन्होंने 2008 में और 2013 में दिया था। खास आपके साथ जो कुछ होगा उसका इंतजार कर लें।
सही है। अच्छा बुखारी साहब, ये जो इलेक्शन करीब आएंगे, वैसे वैसे तो जाहिर है ये जो इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में धांधली का मामला था, वो तो शायद एक हॉट इशू ना रहे, लेकिन इकॉनमी में जो तीसरे साल में जाकर नंबर्स आए हैं, हुकूमत इससे इतनी उनको हौसला मिला और वो समझते हैं कि अगले 2 साल में जो नंबर्स आएंगे ये टॉपिक भी अपोजिशन के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आपके ख्याल में अपोजिशन फिर ये करप्शन का बयानिया मुतबादल बयानिया के तौर पर बना रही है कि चलें अगर ये इकॉनमी बेहतर हो गई तो हम करप्शन के मामले को जो है वो इलेक्शन में लेकर चले जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि 2013 का इंतखाब और 2018 का इंतखाब, इसके ऊपर धांधली का शोर गौगा उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने किया था। इमरान खान साहब उसमें सबसे आगे थे। 33 सीटों के बावजूद उन्होंने पूरी असम्बली को 2-3 साल 4 साल खड़काए रखा। और अब जब ये हुकूमत आई है बरसरे इक़्तिदार, तो अपोजिशन जो है धांधली का बयानिया लेके चल रही है। तो ये तो होता रहेगा मेरे ख्याल से, जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो पाएंगे उस वक्त तक ये जारी रहेगा। आपका जो अहम सवाल है वो दूसरे वाला है, दूसरा पार्ट है कि क्या जो है अपोजिशन जो है वो एक मजबूत किस्म का महाज खोल सकेगी हुकूमत के। मुतबादल बयानिया तो उन्होंने बना लिया ना। देखिए, अब धांधली को छोड़ दिया उन्होंने, अब तो मौलाना फजल रहमान तक उसकी बात नहीं करते हैं। और उसकी बात उस दिन खत्म हो गई थी जब इन पार्टियों ने ओथ ले लिया था जाके असेंबलियों के अंदर। धांधली का शोरशा उस दिन खत्म हो जाना चाहिए था। और इससे पहले कि बिल्कुल डाई डाउन होता, उन्होंने दूसरा बयानिया अपना लिया है और उसकी 2 सॉलिड वजह है और 3 मजबूरियां हैं हुकूमत की। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, आप जिस एहतसाब का नारा लेके आए थे, आपके साथियों में जिन्हें आप पहले चोर और लुटेरा और डाकू और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, वो अब आपकी छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। और नैब जो है वो वन आइड जैक की तरह, उनको ना पूछने के लिए आमादा है, ना आज तक उन्होंने कोई ढंग का सवाल किया है। जिन 2 वजीरों का ये जिक्र करते हैं कि जी सप्तान साहब गए और अलीम साहब गए, वो जिस तमतराक और शान शौकत से बाहर आ गए और उसके बाद किसी ने नहीं पूछा, वो भी आपके सामने है। तो ये बयानिया, और फिर जिस तरह के स्कैंडल्स आ रहे हैं, चाहे वो आटा चीनी का स्कैंडल है, चाहे वो पेट्रोलियम का है, चाहे वो दवाइयों का है, चाहे वो बिजली का है, ये सब कुछ आपके सामने है। तो जो सबसे बड़ा पेडेस्टल था जिसके ऊपर इमरान खान साहब खड़े थे, उसी पेडेस्टल पर अब हुकूमत खड़ी होकर उनसे सवाल पूछ रही है। सुबह से शाम तक आप देखते हैं टॉक शोज में क्या हो रहा है, आप देखते हैं अपोजिशन की क्या तकरीरें और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है। जब तक खान साहब जिस तरह वो एक मिसाल बनाना चाह रहे हैं सिर्फ जहांगीर तरीन को, उससे बात नहीं बनेगी। उनके साथ जितने लोग बैठे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके खिलाफ नैब रेफरेंसेस है, जिनकी पेशियां हो चुकी हैं, उनको पेश कर देना। कहे ना नैब से, आप ये देखिए नैब साहबा जो है वो मजाल है जो कभी किसी से पूछ जाए कि भाई आपने BTR में क्या किया, आपने मालूम जब्बा में क्या किया। अब बेपनाह चीजें हैं, इस वक्त तफसील का शायद वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप वन साइडेड करते रहेंगे तो इसको आप जितना मर्जी पेंट कर लें, प्रोजेक्ट कर लें, ये पॉलिटिकल रिवेंज, पॉलिटिकल इंतकाम के जुमरे में ही आएगा। तो जब तक खान साहब इवन हैंडेड नहीं करेंगे उनके खिलाफ ये करप्शन का बयानिया उनके बयानिए से भी ज्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि उनमें से कोई ना नया पाकिस्तान बनाने आया था, ना तब्दीली लाने आया था, ना रियासत मदीना बनाने आया था। तो ये 3 दावे करने वाले बंदे को अपने बंदों का एहतसाब कराना पहले जरूरी है। और मैं आपको आखिरी बात बता दूं कि सबसे पहला बयान आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्राइम मिनिस्टर खान साहब का यह था कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों का और फिर बनी गाला का होगा। अगर वो इसके ऊपर कायम रह जाते तो एक तारीख रकम कर जाते और 20 साल में कोई नहीं हिला सकता। ये भी तो लोग फोर्स ही करते हैं, जैसे अब पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब ने किया था, अपने चंद लोगों का एहतसाब करके कहा था देखिए मैंने अपने लोगों का भी एहतसाब किया है। तो अब अगर इस हुकूमत के आखिरी साल में कुछ ऐसे अपने ही लोगों को वो ले आते हैं कटहरे में, तो वो तो ये कहने में हक बजाने में होगा कि देखिए मैंने तो अपने लोगों को भी माफ नहीं किया और मैंने अपने लोगों को भी एहतसाब के कटहरे में पेश किया। वो तो एक बंदे को पेश करके अभी तक पेश हुआ भी नहीं। अभी तो रिपोर्ट जो है अली जफर साहब की वो उसको एग्जोनरेट कर रही है तमाम चार्जेस से, लेकिन अगर पहले ही देर हो चुकी है 3 साल में तो उन्हें कर लेना चाहिए था अब तक। अगर वो आखिरी साल में भी करेंगे तो बयानिया तो उनका बन जाएगा, लेकिन वो जिस पेडेस्टल पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो नारे जो कंटेनर पर लगे थे, वो नारे जो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद लगे थे, वो नारे जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में बड़े जलसों में इमरान खान साहब ने लगाए थे, वो कहीं गुमा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सही है। एक
चीज़ मुझे बताइए, औरिया साहब के गवर्नमेंट, आज वो माहौलियात का दिन भी मनाया जा रहा था और पाकिस्तान ने जो है वो एक सेशन भी किया, इमरान खान साहब ने उससे तकरीर भी की। अब पाकिस्तान जो एक कॉन्सेप्ट को देख रहा है कि डेट फॉर नेचर स्वैप, यानी आपने जो माहौलियाती खदमात की हैं उसके बदले में हमें कर्ज़ों में छूट दी जाए। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने 1 अरब दरख्त लगाए हैं, हमने माहौलियात की बड़ी खदमत की है, 9 अरब और लगाएंगे। और वो दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि इसका इतराफ़ किया जाए और हमें इसमें इसके बदले में कर्ज़ों में छूट दी जाए। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि जनाब झूठ बोल रहे हैं, ये इन्होंने कोई 1 अरब दरख्त नहीं लगाए और इन्होंने ये सारा माल खा लिया है। यानी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई इनकी बातों में आके इनको छूट ना दे देना। तो अगर अपोजिशन दुनिया को ये कन्विंस कर लेती है तो ये तो पाकिस्तान की खदमत होगी या पाकिस्तान का नुकसान होगा? मेरा ख्याल है कि ब्राज़ील की मिसाल है इसके ऊपर, 1992 की। ब्राज़ील को कहा गया था कि तुम, मेरे पास 120 अरब डॉलर कर्जा हो गया, तुम वापस करो। तो उसने कहा था कि आई हैव अमेज़न फॉरेस्ट, मैं आई विल कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। तो उन्होंने कहा दीज आर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो दुनिया के फेफड़े हैं। तो उसने कहा ओके देन पे द रेंट ऑफ द ऑक्सीजन व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम दोस लंग्स। तो उस ऑक्सीजन को तुम कम से कम रेंट तो पे करो जो तुम मुझसे लेते हो। तो उसका कर्जा जो है उन्होंने बहुत 22 साल तक माफ किया था और उसके बाद उसको रीशेड्यूल किया था। ये बयान तो बहुत ही गलत है। तो ये तो खौफनाक मसला, ये तो पाकिस्तान से दुश्मनी है, इमरान खान से नहीं है। अगर इमरान खान ऐसी बात सूरत हाल करते हैं, अगर किसी ने भी दिया, मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान से जी। आज औरंगजेब साहब ने कहा है कि जनाब ये राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा, एग्जैक्ट मैं बयान आपको बता देता हूं, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा है कि ये जो प्लांटेशन है ये रिंग रोड मंसूबे की तरह की है। जी हाँ, ये जो नहीं उन्होंने देखे, जिस पर कर्जा माफ करना है उससे दरख्त देख के माफ करना है ना, उससे ये तो नहीं करना, उससे गिनती करनी है। वो गिनती को किसी पटवारी ने तो नहीं करनी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने करनी है। एक बात है। तो दूसरी बात यह है कि हमने इमरान खान से पहले दिन कहा था कि दुनिया में कम से कम 4 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने बकायदा अपना डेट जो है वो उन्होंने रिटायर करवाया और खत्म कर खड़े होकर करवाया, जिनमें से पहला मुल्क एक्वाडोर था। और एक्वाडोर ने एक कमेटी बनी थी बहुत बड़ी, एरिक टुफां के नाम कमेटी है, आज भी मौजूद है, ब्रसेल्स में उसका बेस है, कि द डेट व्हिच हैज बीन अक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो चंद लोगों के लिए लिया जाता है, वो कर्जा बुनियादी तौर पर इलिजिटिमेट है, गलत है, यानी नाजायज है। आप जिस दिन ये मोटरवे बना था, उस मोटरवे से लेके अब तक आप उसके ऊपर चलने वाली गाड़ियां, उनकी तादाद लगाते हैं और 1 करोड़ जो भूखे नंगे एक तरफ पड़े हुए थे, दूसरी तरफ 2 करोड़ भूखे नंगे एक तरफ पड़े हुए थे। 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, थापियां लगी हुई और जेवड़ से पानी पीते हुए नायल, ये अगर आप वहां पढ़ते, आपका केस इतना मजबूत था, आपका कर्जा जो नून लीग और इसके वजह से आपका कर्जा माफ हो सकता था, माफ करवाया। 88% कर्जे माफ किए, न्यूक्लियर पावर नहीं थे वो लोग, एक्वाडोर ने करवाए, निकारागुआ ने करवाए, ये सारे मुल्कों ने करवाए। ये अगर उन्होंने स्टैंड लिया तो बहुत ठीक लिया। एक बात तो यह है। दूसरी बात तो यह है कि एक बात आज हमारे यहां सारे लोग खड़े होते हैं, नून लीग है, दूसरे तीसरे कहते हैं कि अब सबसे बड़ा मसला यह है कि जब हम तो ये कह के नहीं आए थे। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट किसी के नारों की बुनियाद पर तोली नहीं जाती, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पर तोली जाती है। गवर्नमेंट किस लिए बनी है? क्या गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म इसलिए आता है कि वो कहेगा तो मैं बददियानत नहीं होगा और कहेगा तो दयानतदार नहीं होता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का, मैं ब्यूरोक्रेट 32 साल गुजारे हैं, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है आपके व्हाइट कॉलर प्रोफेशन को नहीं पकड़ सकता, इस तरह की सूरत हाल है। ये स्टेज कनाइवेंस है बहुत बड़ी। इस कनाइवेंस के अंदर आपको एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के एंगल से चलना पड़ेगा। पाकिस्तान के पूरे, आप क्या समझते हैं ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये इसको ताबड़निकारी क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि दे आर इन कनाइवेंस विद दैट। उनको पता है कि अगर हम फलां वजीर की फाइल उतारेंगे तो फलां सेक्रेटरी भी आएगा, फलां डिप्टी सेक्रेटरी भी आएगा, फलां डायरेक्टर जनरल भी आएगा, फलां ये भी आएगा। ये सारे क्राइम्स में हैं और ये कैसे कॉपरेट करेंगे? और आप क्या समझते हैं एक आर्टिफिशियल किस्म का, और नैब का तो स्ट्रक्चर ही गलत है। उस स्ट्रक्चर की बेस जो थी वो इंतकाम थी पहले दिन से, जिस दिन सैफुल्लाह ने बनाया था उन्होंने, सैफुर रहमान ने, पहले दिन बेस गलत थी। और उसके अंदर जो उसकी बेस उसी बेस से चल रही, ट्रेनिंग वही है, बुनियाद वही है। तो इमरान खान साहब का मतलब यह है कि इमरान खान ने उसी नैब पे रिलाय किया, उसी ब्यूरोक्रेसी पे रिलाय किया। अगले कई साल जिस मुल्क के अंदर दुनिया का सबसे मज़ाक़खेज़ जुडिशियल सिस्टम मौजूद हो कि जो एक कन्विक्टेड आदमी को
आप सोचे दुनिया में कहीं नहीं होता। बीमारी क्या के आदमी इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप दुनिया का बेहतरीन अस्पताल जेल ला सकते हैं, जेल का बंदा बाहर नहीं जा सकता। एक ऐसी जगह भेज दें जहां हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, जहां पाकिस्तान का कानून नहीं चलता, जहां से किसी को आप वापस नहीं ला सकते। आप उस सिस्टम के अंदर आप कहते हैं कि उस जुडिशियल सिस्टम के अंदर बड़े होके आप कहते हैं कि लोगों को आप पकड़ेंगे और लोगों को आप फांसियां चढ़ाएंगे और लोगों के साथ पैसे मुकदमा करेंगे। ठीक, रेलवे साहब बड़े खामोशी से बैठे हैं। जो मैंने सवाल किया था कि ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटजी में बाज़ दफा ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे मैंने प्लांटेशन की बात की है। जी रेलवे साहब, मेरे सहाफ़ती उस्ताद और या मकबूल जान और सलीम बुखारी गुफ्तगू कर रहे हो तो हमारी तो रवायत है, कोई खामोशी सुनना ही चाहिए ना। अब मैं कोई फिर अपनी हम आपके शागिर्द हैं रेलवी साहब, हम तो शागिर्द हैं। नहीं, हमारा बड़ा मोहब्बत का रिश्ता रहा है नियाजी साहब, बड़े नियाजबंदी और साथ रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जरूर कहूंगा जो एंकर हजरात को कि अगर अब जैसे अगर आज ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी जरूर दिखा दिया करें। ये जरूरी नहीं है कि हम बहस मोबाइल से में डिमोलिश ही करते चले जाएं इनको। और मैं जब आप राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज का नाम लेके कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैं समझता हूं इनका ये आप जब अदा करते हैं ना तो अपना आप एतबार खोते हैं। पर इनके बयानात क्या हैं, ये राना सनाउल्लाह और ये मरियम बीबी या लोगों की या नून लीग वगैरह। एक तो इससे जरा सा अगर मैं तो गुरेज करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी ये जहाँ मतलब एक अच्छा मुझे लग रहा था कि अगर अच्छे माहौल में पाकिस्तान को एजाज मिला, यूएन आया, एक आध 2 घंटे आलमी मौलियत कॉन्फ्रेंस, अगर अच्छी बात है 2-4 जुमले अच्छे अगर कहते तो उसमें हर्ज नहीं होता। देखें वो बकौल फैज साहब के मुल्क तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो जो मौर्य साहब कहते थे ना भाई क्या होगा मुल्क का, उन्होंने कहा ऐसे ही चलता रहेगा कम से कम हमारी आपकी जिंदगियों में। तो ये कोई समझे जी अगर 2023 में नून लीग आ गई, पीडीएम आ गए, मौलाना क्या बेहतर हो जाएगा? वो बेहतर तो एक ही सूरत में आ सकता है, ले आए ईरान वालों को तो या मलेशिया वालों को। ये लोग तो इसी तरह चलाते रहेंगे, हम लोग इस तरह गुफ्तगू करते रहेंगे। और ये हमारे सलीम बुखारी का हमारा बड़ा साथ रहा है, हम बड़े लोगों घूमे फिरे हैं सारी दुनिया में, और ये साहब ने तो पूरी हुकूमत में भी रह के देखा है। इनमें कोई तब्दीली नहीं आनी, सिस्टम क्योंकि वही है। ये जो भी हुक्मरान बनेगा, वजीर, मुशीर, प्राइम मिनिस्टर, वो उसका जो है एक कल पुर्जा बन जाएगा इन पुर्जों का। तो इसलिए जहाँ कोई अच्छी बात हो, अगर थोड़ा बहुत अगर रियायत दे रहे हैं, मतलब ये कि इमरान खान साहब का बहरहाल कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब का बहरहाल एक और अच्छी बात ये है कि उनका फैमिली नहीं है। जो अगर इमरान खान साहब की बेटियां, बेटे, भांजे, भतीजे ये सब होते हैं ना जो इन सब के हैं, तो शायद ये मसाइल ना होते। सही है। चलें बुखारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद। जी भाई साहब, बस मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि बिल्कुल रेलवी साहब ने ठीक किया, राना सनाउल्लाह एंड इस तरह के जो लोग हैं उनकी बयानों की अहमियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरी बहुत दस्तबदस्ता गुजारिश ये है कि शहबाज गिल, फयाज चौहान, शहजाद अकबर, फरदास आशिक अमान, खुदा के लिए रेलवी साहब इनके भी बयान को किया करें, क्योंकि ये भी बिल्कुल ढूंढ के नाम निकाले बुखारी साहब जितने छोड़ सकते। अगर ये शहबाज गिल का नाम लेते तो मैं यही कहता, अगर ये शहबाज गिल का नाम लेते और मैंने फवाद चौधरी के नाम पे कहा था, आपको याद होगा मैंने कहा था इब्तिदा में, बुखारी साहब मैंने इब्तिदा में कहा था कि फवाद चौधरी को कोर्ट मत करें। वो जाहिर है फवाद चौधरी तो शहबाज गिल कहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का मतलब है हुकूमत का बयान है वो। अब वो गलत है या सही है, फवाद चौधरी अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं हुकूमत का बयान तो उस पर तो बात करेंगे ना सर। बहरहाल बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।